आगे बोल रहे हैं एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, बहुत ही आसान है। एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा जो है बच्चे हो जाते हैं कि डेफिनेशन में फंस जाते हैं, अच्छा इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको मॉलिकुलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूल के मास को मॉलिकुलर मास, एटम के मास को एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है? एटम का मास होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। फालतू के इसके अंदर एटम का कार्बन 12 तोड़ा, ऐसा करा वैसा करा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एटम का मास मतलब ही एटॉमिक मास होता है। इसको हम नापते कैसे हैं? ग्राम में नाप लो आप सीधे सीधे। एटम भी तो किसी चीज़ का बना है ना, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा होता है। एटम का मास हम मान लेते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास। जो न्यूट्रॉन का मास जितना होता है, प्रोटॉन का भी लगभग सेम ही मास होता है। तो एक जो प्रोटॉन का मास है, हम उसी को 1 यूनिट मान लेते हैं ना। एक प्रोटॉन का मास मतलब 1 यूनिट। तो मान लो कि प्रोटॉन का मास का जितना डबल मास होगा उसको हम 2 यूनिट मान लेंगे। 1 यूनिट को यू दिखा देते हैं आसान से। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, या फिर एटॉमिक मास यूनिट भी कुछ लोग बोल देते हैं एक प्रोटॉन के मास को। तो अब देखा जाए तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, प्रोटॉन एक होता है, मतलब उसका मास हो गया 1 यू। वैसे हीलियम का मास होता है, हीलियम के अंदर होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उसका मास हो जाता है 4 यू, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी सेम ही होता है प्रोटॉन के जितना। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका मास हो गया 6 यू, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ये फालतू के डेफिनेशन जो है, ऐसे कार्बन को काट दिया, ऐसा कर दिया तरबूज, वो जो फालतू के बहुत ज़्यादा जो है ना, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा करवा देते हैं बच्चों से, जिसकी वजह से उन्हें रियल जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ग्रास्प ही नहीं कर पाते। वो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? एक प्रोटॉन का मास ले लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं उसको हम, तो उसके हिसाब से कितना मास है प्रोटॉन का उसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, प्रोटॉन का मास जो है लगभग होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर किलोग्राम में करेंगे तो -27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक प्रोटॉन का मास होता है, और उसके हिसाब से आप जो है कितना कहीं पे प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उससे एटम के अंदर, उसके हिसाब से आप उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सेम यही करते हुए आप जो है देखिएगा मॉलिक्यूल के अंदर, कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं अलग अलग तरह के, उन सबका मास टोटल करिए और बता दिए मॉलिक्यूलर मास। बहुत आसान था, समझ गए। देखिए यहीं पे बता रखा है कि 1 एमयू एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, जितना जो कि कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर इसको किलोग्राम करना चाहे तो इसको -24 नहीं बल्कि -27 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? भाई ये कुछ भी नहीं होता, बड़ी आसान सी चीज़ है। एवरेज एटॉमिक मास होता है, कह रहे हैं कि जैसे कार्बन है, कार्बन जो है आपको पता है कि एटॉमिक मास 12 होता है, पर क्या आपको पता है कि हमेशा 12 नहीं होता कार्बन, कभी कभार 14 भी होता है, ठीक है। कार्बन 14 भी पाया जाता है कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे कार्बन का मास 13 भी होता है, ठीक है। तो अब कैसे बोले भाई, कार्बन 12 बोले कार्बन का मास, या कार्बन का मास 13 बोले, कार्बन का मास 14 बोले, क्यों? क्योंकि एक छोटा सा भी टुकड़ा लेंगे ना आप जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसमें कुछ एटम जो है कार्बन 14 को होंगे, कुछ एटम कार्बन 13 को और कुछ 12 के। तो हम किसको माने कार्बन का मास? तो इसका बड़ा आसान तरीका है, उसका आपका एवरेज ले लो ना, कि एवरेज करके कितना आ रहा है मास। एवरेज करने का तरीका होता है आपका कि देखा गया है कि अबंडेंसी धरती के अंदर क्या है कि लगभग 98.8%, ठीक है, लगभग 99% कार्बन 12 पाया जाता है, ठीक है। और लगभग 1%, सिर्फ 1% पाया जाता है कार्बन 13, और कार्बन 14 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है। तो जितना उसका पाया जाता है उतने हिसाब से, उसके परसेंटेज के हिसाब से उसका मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो उनका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्बन 12 को मतलब 12 को ले लूँगा, 12 को मल्टीप्लाई कर लूँगा कितने से, 0.98 से, 0.98 से, क्योंकि 1 तो होता है 100%, 0.98 ही होगा ना 98%, ठीक है। तो यहाँ पे 0.988 ले लूँगा, तो 0.988 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 यू से। और वैसे ही जो है ये इतना प्रेजेंट होता है 1%, तो 1% से मल्टीप्लाई करने 1% तो हो गया 0.01, ठीक है, क्योंकि 1% 0.01 ही तो होगा ना रेशियो के हिसाब से। वैसे ही मल्टीप्लाई कर जाता है जब हम जाते हैं मैथ्स के अंदर परसेंट वो निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 यू से, फिर वैसे ही लास्ट वाले को उसके अबंडेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आएगा 12.011 यू। तो इसको एवरेज करके 12 यू ही मान लेते हैं ओवरऑल, ठीक है।
अब आप समझ गए होंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, फिर से बता रहा हूँ मैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो है कार्बन ये कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, मीथेन बना रहे हैं। मीथेन के अंदर देख लिए, पहले कार्बन के लिए 12U लिख देंगे, हाइड्रोजन के लिए 4 × 1U लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, कार्बन 12U पता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 12U हो गया टोटल, है ना। और यहाँ पर जहाँ पे 13 दिखा रहा था ना, कार्बन 13 जिसका वेट दिखा रहा था, वो इसलिए था क्योंकि उसके अंदर एक न्यूट्रॉन बढ़ गया था, तो वहाँ पे हो गए थे 7 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, सब मिलकर 13U वेट। और जहाँ पे 14 दिखा रहा था, वहाँ पे पता क्या था, सोचिए क्या होगा वहाँ पे थे 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो सोचिए 8 और 6 मिलकर कितना हो गया, 14, तो 14U उसका मास आया। कभी भी जो है ना प्रोटॉन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन चेंज होने का मतलब है उसका सोल चेंज हो जाना, उसके अंदर की जो आत्मा है वही बदल जाना। अगर प्रोटॉन किसके अंदर बदल गया या कम हो गया ना, तो फिर वो एटम ही नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है। मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर से एक प्रोटॉन निकाल लिया आप, तो पता है क्या बनेगा, वो सिलिकॉन नहीं रहेगा, फिर वो रह जाएगा आपका एल्यूमिनियम। जबकि आप अगर उसमें से न्यूट्रॉन निकाल लें तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को जब ऐड करा तो 16U इसका मास आया। एक कार्बन और हाइड्रोजन का जो ये मॉलिक्यूल है उसका मास आ गया 16U। वैसे ही बोल रहे हैं आगे H2O का एटॉमिक मास कितना होगा, हाइड्रोजन पता है आपको 1U होता है, तो 2 हाइड्रोजन क्या टर्म है 2U। वैसे ही ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U। 16U कैसे होता है इसका, 8 होते हैं इसमें प्रोटॉन, 8 होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 16 + 2 होगा 18U मास हो गया इसका हाइड्रोजन का। अच्छा, एक हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, पानी का। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहीं पर ही आगे पढ़ने ही वाले हैं आप, कि एक मोल अगर आप लेंगे ना, एक मोल होता है एक बहुत बड़ा नंबर होता है, पहले ही बताता मैंने कितना, 60 ट्रिलियन जितना बड़ा एक नंबर होता है मोल, एक बहुत बड़ा नंबर। पता है U की वैल्यू जितनी आती है प्रोटॉन की इतनी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जब आप U के वैल्यू के से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, U की वैल्यू होती है बहुत ही छोटी और उसकी वैल्यू होती है बहुत ही बड़ी, क्या कहते हैं एवोगैड्रो नंबर की, दोनों जब मल्टीप्लाई होता है ना, पता है आंसर क्या आता है, 1 के बराबर आता है आंसर, कंप्लीटली 1। ये होता है U बहुत छोटा और एवोगैड्रो नंबर बहुत बड़ा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है। 1 हो जाता है तो पता है 18 को, अगर ये जो इतना एक मास है किसका, एक एटम का, पानी के, एक एटम बोले एक मॉलिक्यूल का पानी के, अगर आप चाहें ना कि 1 मोल पानी का मैं वेट निकाल लूँ, वो भी ग्राम के अंदर, तो ग्राम का निकालने का तो U की वैल्यू जब आप रख देंगे यहाँ पे 1.66 × 10⁻² ग्राम, तो ग्राम में आ गया। और एवोगैड्रो एक नंबर होता है, तो एक पूरा मोल का अगर आप मास निकालें तो 18 ग्राम के, वो 18 ग्राम के इक्वल आ जाएगा वो। तो एक ये मैथ्स का एक मैजिक बना रखा है इन्होंने। एवोगैड्रो नंबर ये सोच समझ के बनाया गया था कि आसान हो जाए कैलकुलेशन आपकी। तो जो 18U आ रहा है ना आपका पानी का वेट, पानी के एक मॉलिक्यूल का वेट, तो पूरा आप मोल ले लेंगे ना, एक एवोगैड्रो नंबर जितना एटम से, एटम बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल एक पानी के ग्लास के अंदर आप रख लेंगे, तो उसका मास होगा आपका 18 ग्राम। बहुत ही आसान कर रखा है। वैसे ही कहा गया है कि हाइड्रोजन जब आप लेंगे 1 मोल जितना हाइड्रोजन, बहुत सारे मतलब 60 ट्रिलियन जब हाइड्रोजन के एटम आप ले लेंगे कहीं पे, तो उसका मास होगा 1 ग्राम के इक्वल, ठीक है। वैसे कार्बन जो है अगर आप ले लेंगे 1 मोल जितने कार्बन कहीं पे आप इकट्ठा कर लेंगे, तो उसका मास हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है, क्योंकि उसका एक एटम का वेट होता है 12U, तो पूरा मोल जब आप रख लेंगे एक जगह तो 12 ग्राम का हो जाएगा। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है नापने में कोई भी चीज़ को। आगे बोल रहे हैं फार्मूला मास कुछ नहीं होता। कई बार होता है कि आपको पता नहीं कि वो ये जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता, तो उसके लिए उसके मास को हम जो है निकालते हैं, तो उसको फार्मूला मास बोल देते हैं। जैसे ये आपका NaCl है, NaCl को जो है कई बार कहा जाता है कि एक सेपरेट मॉलिक्यूल ये है नहीं, एक साथ जो है ना जुड़ा हुआ रहता है वो पूरा गुच्छा बनाकर, तो उसको एक मॉलिक्यूल बोलना वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करता बहुत सारे साइंटिस्ट को। तो क्या बोल देते हैं कि इसका मास बोलना तो मॉलिक्यूलर मास मत बोलना, इसका बोलना आप फार्मूला मास। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल का मास आप निकालते हो जिसका कंफर्म नहीं है कि आप मॉलिक्यूल बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए आपको, वो आपने मन से सोच लिया कि अच्छा ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, मान लिए कि HF6 करके, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं बोलूँगा कि HF6 मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, तो जो भी निकालेंगे वो बोलेंगे अच्छा ये फार्मूले का मास निकालना है हमें, है ना, फार्मूला का मास, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता ना मॉलिक्यूल। अगर एग्जिस्ट करता तो बोलते हैं कि हाँ भाई ये है मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका फार्मूला मास, जो भी आपने ख्याली पुलाव बना लिया उसका मास, ठीक है।
आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं प्रॉब्लम के अंदर कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का वेट बता दिए। कार्बन है 6 एटम, तो 6 इंटू कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 6 कर दिया। वैसे ही हाइड्रोजन 12 है तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यू, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। ऑक्सीजन है 6, तो 6 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको टोटल आ गया 180 यू। अच्छा 180 यू आ गया। अगर आप चाहो ना एक मोल मॉलिक्यूल अगर इकट्ठा कर लो ग्लूकोज के तो उसका मास हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, आगे बोल रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं भाई? अच्छा चलिए मोल कॉन्सेप्ट से पहले ज़रा इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो होते हैं ना उसके अलग अलग तरह के आइसोटोप्स होते हैं। ये रहा प्रोटियम, प्रोटियम मतलब जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है ना उसको प्रोटियम बोल दिया जाता है। आप खाली हाइड्रोजन बोल दो। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक प्रोटोन। जबकि ड्यूटेरियम भी पाया जाता है, एक तरह का आइसोटोप होता है। आइसो मतलब कि सेम, टोप मतलब प्रोटोन, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो पर न्यूट्रॉन अलग अलग हो, जिनका मास डिफरेंट हो पर सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो, मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब सेम ही एटम है वो, बस मास का ऊपर नीचे है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है उनमें। ड्यूटेरियम का देखिए मास डबल हो गया है, क्यों? क्योंकि एक प्रोटोन के साथ इसको एक न्यूट्रॉन भी मिल गया है। जबकि ट्रीटियम के अंदर क्या होगा कि उसी एक प्रोटोन के साथ साथ उसे दो नाइट्रोजन न्यूट्रॉन मिल चुके हैं। है अब भी हाइड्रोजन ही, पर हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका मास है 3 यू। ठीक है, वैसे ही रेडियो एक्टिव होता है। आगे वैसे ही जो है कार्बन का बोल रहे हैं, कार्बन के अंदर देखिए कार्बन 12 भी पाया जाता है जिसके अंदर 6 प्रोटोन होंगे, जाहिर सी बात है। वैसे कार्बन 13 नहीं पाया जाता है जिसके अंदर भी प्रोटोन 6 ही होंगे पर न्यूट्रॉन 7। वैसे कार्बन 14 नहीं पाया जाता है जिसके अंदर भी 6 ही प्रोटोन होते हैं पर न्यूट्रॉन होते हैं 8। ये तो चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। आगे कह रहे हैं कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लीजिए। क्लोरीन का देखिए मैं बताता हूँ आपको, क्लोरीन जो है ना उसका एवरेज एटॉमिक मास आता है 35.5 यू। तो कैसे आता पता ही है? कहते हैं कि क्लोरीन 35 भी पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास 35 है, और क्लोरीन 37 भी पाया जाता है जिसका एटॉमिक मास है 37। अब जो 35 वाला क्लोरीन है वो पाया जाता है 75% दुनिया के अंदर, जबकि 37 वाला जो क्लोरीन है वो पाया जाता है 25% दुनिया के अंदर। तो इनका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालेंगे? 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को और 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे 37 को। पर परसेंटेज पता है क्या, जब हम मल्टीप्लाई करने आते हैं तो 1 होता है 100%, तो 0.75 हो गया ना 75%, तो ये 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे 0.25 हो गया 25%, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जो भी टोटल आया वो आ गया 35.5 यू। इतना एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का। ठीक है, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि अरे भैया 35.5 कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या कि आधा न्यूट्रॉन और है उसके अंदर कहीं से, है ना? ऐसा नहीं होता। मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास की बात कर लेते हैं। देखिए मोल का कोई खास कॉन्सेप्ट तो है नहीं, एक बहुत बड़ा बस एक नंबर है बहुत बड़ा पर सिर्फ एक नंबर। कितना है? 60 ट्रिलियन जितना एक बड़ा नंबर है उसी को मोल बोल देते हैं। और एक पूरे मोल के मास को एक मोलर मास कह दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन का एटम है, और ऐसे बहुत सारे अगर आप एटम ले लें हाइड्रोजन के, बोलिए कि 1 दर्जन हाइड्रोजन एटम ले लिया, मतलब कि 12 हाइड्रोजन एटम, तो उसका मास जितना होगा उसको बोलेंगे 1 दर्जन हाइड्रोजन एटम का मास। मान लिए 1 लाख हाइड्रोजन एटम लिया आपने कहीं पे, तो उसका मास कितना होगा? 1 लाख हाइड्रोजन एटम का मास। वैसे ही 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया आपने, बहुत बड़ा नंबर है मोल, मतलब 60 ट्रिलियन हाइड्रोजन ले लिया आपने एटम उसके, तो उसका जो मास होगा हाइड्रोजन का मोलर मास होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है अलग से, मोल इज जस्ट अ नंबर एंड मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल चाहे कोई भी हो, उसका जो मास होगा उसको मोलर मास बोल देंगे उसका। ठीक है, मान लिया कि माउस है 50 ग्राम का, ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ मैं। ऐसे 1 मोल माउस आ जाए, मतलब कि ऐसे 60 ट्रिलियन माउस आ जाए, तो उनका जो टोटल मास आएगा उसी को उसका मोलर मास बोल देंगे। ठीक है, वैसे ही एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का मास बहुत 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 कम होता है, उसको जब 1 मोल एक साथ रख दोगे ना आप, 1 मोल हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, कार्बन के एटम एक जगह पे रख दोगे आप, तो उसका टोटल मास आएगा 12 ग्राम जितना, जिसको उसका मोलर मास भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है, देखिए 12 ग्राम यहाँ पे इन्होंने कार्बन के एटम ले रखे हैं। अब आप इसमें से बता सकते हो एग्जैक्टली कि कितने एटम हैं इसके अंदर, बताइए कितने हैं? लगभग 60 ट्रिलियन एटम्स, मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा हर मॉलिक्यूल के साथ भी होता है। एक मॉलिक्यूल भी है ना आपका, तो उसका देख लेंगे मास कितना है, उसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो टोटल जो मास आएगा उसका 1 मोलर मास होगा उस मॉलिक्यूल का। ठीक है,
देखिए यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन लिख रखी है, पर मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को कन्वे नहीं करवा पाती है अपने, इसलिए ये चीज़ इतना पढ़ना ज़्यादा ठीक नहीं है। बराबर में जो लिख रखा है मैंने वो पढ़ लिया, ज़्यादा बेहतर है। एवोगैड्रो नंबर इसी बड़े से नंबर को बोलते हैं, ठीक है। एक मोल का जो नंबर होता है, एक मोल, उसी को एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं। 7 ट्रिलियन। आगे बोल रहे हैं कि पानी का अगर आप मोलर मास अगर पता लगाना चाहें तो वो कैसे लगाएंगे। एक मॉलिक्यूल पानी का, उसका मास बता दिए कितना होता है, वो होता है लगभग 18 यू के बराबर, है ना। 2 यू तो आपका हाइड्रोजन के लिए और 16 यू आपका ऑक्सीजन के लिए, तो टोटल मास हो गया 18 यू। बोल रहे हैं कि एक मोल हाइड्रोजन, वो एक मोल पानी के मॉलिक्यूल आप एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे ना, मतलब 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 1 लाख मॉलिक्यूल, 20 लाख मॉलिक्यूल, 1 ट्रिलियन मॉलिक्यूल और 60 ट्रिलियन मॉलिक्यूल एक जगह पे जब पूरा इकट्ठा कर लोगे आप, इतने सारे पानी के मॉलिक्यूल, तो टोटल मिला के होंगे सिर्फ 18 ग्राम। आप सोच रहे हैं मतलब कि 60 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स अगर हम पानी की एक जगह पे रख दें तो उनका टोटल मास भी सिर्फ आएगा 18 ग्राम के बराबर। तो जवाब है हाँ, बहुत ही कम आता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वेट वाकई में बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल होता है वो। अब देखिए यहाँ पे दिख रखा है 65 ग्राम लगभग जो है जिंक है यहाँ पे, तो इसके अंदर कितने एटम होंगे, उतने ही 60 ट्रिलियन, मतलब कि एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल एटम मौजूद है यहाँ पे। वैसे कार्बन 12 ग्राम है, इसमें भी एग्जैक्ट उतने ही एटम मौजूद हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम है, इसमें भी एग्जैक्ट उतने ही एटम है, और इसमें भी कॉपर 63 ग्राम है, ठीक है, इसके अंदर भी इतने ही कॉपर के एटम मौजूद हैं। और इस सल्फर में भी, सिलिकॉन में, लेड और ये जितने भी हैं, ये सब के अंदर जो है एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। कैसे पता चला, क्योंकि जितना इनका एक एटम का जितना मास है ना, उसी को अगर आप ग्राम में कह देते हैं, तो ये सॉल्यूशन वैसे तो करने के बाद आता है, जो भी एक एटम का मास है उसको मल्टीप्लाई कर दिए एक मोल के नंबर से, एक मोल से 6.020 से, तो टोटल जो उसका मास आएगा वो यू में आएगा। यू में तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा वो, तो उसको फिर यू की एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे रख दिए। यू की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो उसके बाद आपका ग्राम में सॉल्व होने के बाद वो आ जाएगा उतने ही ग्राम का, लगभग कार्बन के लिए आ जाएगा 12 ग्राम। 12 ग्राम टोटल वेट आया उसके, एक मोल अगर कार्बन के एटम आप इकट्ठा कर दें तो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी जो ट्रिक लगा रखी है उन्होंने, एवोगैड्रो भाई साहब ने, पहले ही सोच के कि आसान हो जाए कैलकुलेशन आपकी। आगे बोल रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन के कोई भी एक कंपाउंड है उसके अंदर बाय मास कोई एटम कितना मौजूद है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल का आप ले लें तो उसके अंदर कितना, 18 ग्राम अगर पानी का टोटल लेंगे ना आप, टोटल 18 ग्राम अगर पानी कहीं पे लेंगे तो आप उसके अंदर पाएंगे कि लगभग उसका 11%, मतलब कि 18 ग्राम में 2 ग्राम ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के एटम होंगे, बाकी 16 ग्राम मौजूद होंगे वहाँ पे पानी के, वो ऑक्सीजन के एटम। तो मतलब कि अगर उसे आप परसेंटेज में निकालेंगे तो 11% लगभग आपका उसमें हाइड्रोजन मिलेगा और 88% आपको लगभग उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। तो समझ रहे हैं ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कुछ नहीं है, बाय मास कौन कौन सा एटम मौजूद है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये इथेनॉल दे रखा है C2H5OH, इसके अंदर निकाल लिए कार्बन के 2 एटम्स हैं तो उसका मास ले लीजिए, और हाइड्रोजन के 5 है तो 5 हाइड्रोजन का मास ले लीजिए, और 5 नहीं बल्कि 6 हाइड्रोजन, तो 6 उसका मास ले लिए, और एक ऑक्सीजन का मास ले लिए। सबको डिवाइड करके देखिए टोटल मास से, टोटल मास है इसका आपका 46 ग्राम टोटल मास है। तो पहले तो आप कार्बन का मास जो कि 24 ग्राम था उसे डिवाइड करिए 46 ग्राम से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो पता लगेगा कि 52% इस इथेनॉल में सिर्फ कार्बन है, बाय मास बात करें तो। और लगभग हाइड्रोजन है सिर्फ 13% और ऑक्सीजन है 34%, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आगे बोले हैं एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कुछ भी नहीं है, एक मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होता है उसे सिंप्लीफाई करके, ताकि बस रेशियो में समझ में आ जाए कि इसमें हर एक इस मॉलिक्यूल, हर एक इस एटम के लिए कितने एटम दूसरे के मौजूद हैं, इससे आपको बस रेशियो पता लग जाता है सबका, और कुछ नहीं। एम्पेरिकल फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जैसे कि बताऊं मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसका आप एम्पेरिकल फार्मूला बनाना चाहें तो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर में कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए दोनों को, तो आएगा HO। हर एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है वहाँ पे। वैसे ही C2H4 है, ठीक है,
इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर आप करेंगे होल नंबर्स में, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे जितना हो सकता है डिवाइड उसको, तो आ जाएगा CH2। हर एक कार्बन एटम के लिए दो दो हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं यहाँ पे। तो एम्पेरिकल फार्मूले का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, बस थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर कर ये समझ सकते हैं कि हर एक एटम के लिए दूसरा जो है उसके कंपाउंड के अंदर एटम कितना मौजूद है। देखिए प्रॉब्लम 1.2 में दे रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि अगर एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन, 71% क्लोरीन है और टोटल जो है उसका मोलर मास है 99 ग्राम के करीब, तो बताइए कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। तो बड़ा आसान है इसको निकालना, पता है कैसे? आप इसको 99 को लगभग आप 100 मान ली ना, 100 ग्राम के अंदर आपके 4 ग्राम लगभग हाइड्रोजन मौजूद है, 25 के 24 ग्राम आपका कार्बन मौजूद है, 71 ग्राम क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। तो बस 71 ये सब है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, 4 मोल आपका हाइड्रोजन के मौजूद है वहाँ पे। और 24 ग्राम कार्बन का क्या मतलब है, मतलब कि 2 मोल कार्बन के मौजूद हैं। वैसे 71 ग्राम क्लोरीन का मतलब हो गया कि 2 मोल आपके क्लोरीन के मौजूद है। मतलब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको 4 एटम मिलेंगे हाइड्रोजन के और 2 एटम मिलेगा उसके अंदर कार्बन के और 2 ही एटम मिलेंगे आपको क्लोरीन के भी। ऐसा कौन सा होता है बताइए ज़रा। तो ये हो गया आपका C2H4Cl2, ये है आपका एक्चुअल कंपाउंड। निकल गया, बहुत ही आसान था। आगे बोल रहे हैं स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं होती, बोल रहे हैं कि जितनी आपने सामग्री ली उसके हिसाब से कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसी का रेशियो बोल देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। आपको पता है कि आपको जो है चाय बनानी है 5 लीटर, तो आपको पता होगा ना उसमें कितना अमाउंट में चाय की पत्ती बनेगी, लगेगी, कितना दूध लगेगा, कितना पानी लगेगा, कितनी चीनी लगेगी। ये सारी कैलकुलेशंस को स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन बोल देते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस पे आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि कह रखा है कि CH4 मतलब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है। तो इस सबको आप पहले तो कर दीजिए बैलेंस, कि हर एक एटम जब इसके साथ हर एक मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करता है तो टोटल कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाता है और कितने अमाउंट में बनाता है। तो पहले तो इसको हम बैलेंस कर देंगे और ये मेरे ख्याल से बैलेंस हुआ लग रहा है, ठीक है, ये बैलेंस है। तो इसके अंदर मुझे दिख रहा है सीधे सीधे कि 1 मोल जो है मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होकर 1 मोल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल बनाता है पानी। इससे समझ में आ गई ये बात हमें, ठीक है। और ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। अब मैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी नहीं बता पाऊंगा, पर आप ये ऐसा समझिए कि बोल दिया कभी कभार कि भाई ये मान लिया कि यहाँ पे 2 मोल ना दे ऑक्सीजन, सिर्फ 1 ही मोल दे, तो अब बताइए कितनी बनेंगी ये दोनों चीज़ें। तो जवाब है दोनों ही चीज़ें आधी आधी बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि आधा तो अनयूज रह जाएगा ना मीथेन, और ये तो आधा आपने कर ही दिया है पहले, तो दूसरा भी आधा बन जाएगा, आधा ही यूज़ हो पाएगा, आधा अनरिएक्ट रह जाएगा। तो आधी आधी दोनों चीज़ें बनेंगी। ये आपका 2 की जगह 1 ही मोल बनेगा और ये आपका आधा ही मोल बनेगा CO2, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर, कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें कोई चीज़ कम पड़ जाए, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाए तो रिएक्शन वहीं पे रुक जाती है। जो चीज़ कम पड़ गई उसे को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिट करा दे उस रिएक्शन को, एक जगह पे आके रोक दे, उसी चीज़ को बोल देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक तरह का रिएक्टेंट जो कि कम पड़ जाए आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको बनाने हैं हॉट डॉग्स, हॉट डॉग नहीं, ये बन बनाना है, बन हॉट डॉग का है ना, एक पूरा खाने की चीज़, फास्ट फूड। तो उसके लिए आपके पास 2 बन है और 3 हॉट डॉग है। बताइए इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जाहिर सी बात है बन है। बन होगा, क्यों? क्योंकि 2 तो आप इससे बना लेंगे फाइनल प्रोडक्ट, 1 अनयूज्ड हॉट डॉग रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेस में हॉट डॉग, जबकि बन है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गया आप? बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ थी। यहाँ पे लिख भी रखा है which gets consumed first limits the amount of product formed and is therefore called limiting reagent। आगे बोल रहे हैं reactions in solution। सॉल्यूशन के अंदर जब रिएक्शन होती है उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। क्या बात कर सकते हैं कि अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं ऊपर ही, लिमिटिंग रिएजेंट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे ही दिया था कि मान लिया यहाँ पे 2 मोल चाहिए ना हर एक मीथेन के मॉलिक्यूल के लिए, मोल के लिए, या फिर कहें तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए मीथेन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए O2 के, या फिर कहें तो एक पूरा मोल अगर हम ले लें मीथेन का, तो उसके लिए 2 मोल चाहिए हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। पर 2 मोल ना लेकर हम आधा ही मोल, आधा नहीं 1 मोल ले लें, ठीक है, सिर्फ 1 मोल O2, तो 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा? सिर्फ आधा ही मोल कर पाएगा बेचारा ये CH4। तो मतलब कि अनयूज रह गया बाकी का CH4। और लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन बना?
ऑक्सीजन बन गया, क्योंकि पूरा कंज्यूम हो गया ये बहुत पहले ही, रिएक्शन जब तक पूरा खत्म होता उससे पहले ही ये कंज्यूम हो गया, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट कहलाया। आगे देखिए